सीसीएन न्यूज़ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ऐसे एक सामाजिक कार्यकर्ता जो बहुत लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और इस बीच उनकी चर्चा इसलिए ज़्यादा है कि वो समाज सेवा के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग उनके साथ लगातार गाँव में भ्रमण कर रहे हैं। माना जा रहा है कि वो शायद विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गरुड़ क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भैरवनाथ टमटा जी। टमटा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। टमटा जी, मैं पहले तो ये जानना चाह रहा था कि आप अपने बारे में थोड़ा सा लोगों को ये बताएं कि आप एक किस्म से लोगों के लिए जाना पहचाना उतना चेहरा है नहीं, तो क्या कहेंगे, मतलब भैरवनाथ टमटा कौन है, क्या कहा जाए? देखिए, मैं गरुड़ क्षेत्र के अणा ग्राम सभा के अकुणाई गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम भैरवनाथ टमटा है। मेरे पिताजी यहाँ एक समय के वन अधिकारी थे और हालांकि हम लोग कुछ कारणवश हमें बाहर जाना पड़ा रोजी रोटी के लिए, लेकिन हमने कभी भी अपनी पहचान नहीं छोड़ी है और शुरू से अपने आप को उत्तराखंड निवासी बताया है और टाइम टाइम पर हम लोग अपने गांव में आते रहे हैं और पिछले 4-4.5 साल से मैं अपना अधिकांश समय जो है अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही बिताता हूँ और टीट बाज़ार में ही हम लोगों का अपना मकान है। तो मैं अधिकांश समय से अपना करीब 4.5 साल हो गया मैं यहाँ। मुझे लगा कि अगर हमें उत्तराखंड में अगर हर आदमी अगर बाहर जाके सेटल हो जाएगा तो फिर उत्तराखंड में तो बिल्कुल बंजर सा हो जाएगा। तो हमने अपना दायित्व समझा है कि अपने घर वापसी करें। जब अगर हम वापसी करेंगे तो इसी बात को देख के हमारे बच्चे भी पहाड़ की तरफ आने की कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा जो पहाड़ है, जो उत्तराखंड है, वो हरा भरा रहे और यहाँ से जो पलायन है वो कम से कम हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी सोचा कि परिवार की ओर से कोई न कोई अपना गांव में जाके रहे ताकि इसी बहाने परिवार के बाकी सदस्य जो हैं गांव आने जाने का लगा रहे। तो टमटा जी, माना जाए कि बीच में बहुत लंबे समय से की चर्चा ये थी, जो कोट भ्रामरी मंदिर है वहाँ पर एक बड़ा सा धर्मशाला बनाया है, तो क्या आप उस परिवार से आते हैं? क्या किस तरह का योगदान आपका उस मंदिर में है? देखिए, जो कोट मंदिर में जो धर्मशाला बनी हुई है उसमें आपने देखा होगा कि हम 6 भाइयों का और 3 बहनों का नाम लिखा हुआ है। मैं इस परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ। कोट भ्रामरी मंदिर के अलावा हमने 1997 में अपने पिताजी के नाम से भी कोट भ्रामरी मंदिर में तब भी 2 कमरे का निर्माण कराया था और काफ़ी लंबे समय से हम लोग समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। और ख़ासकर जो ये धर्मशाला की हम बात करते हैं तो हमारी मदर की बड़ी इच्छा थी कि बेटा, जो कोट भ्रामरी जो है हमारी कुल देवी है और वहाँ पर जो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ मेले वहाँ लगते हैं, हज़ारों लोग जो है वहाँ आते हैं। तो हमारी मदर की एक इच्छा थी कि वहाँ पर कुछ ऐसा काम किया जाए जो समाज का जिसको फ़ायदा मिले। और 2012 में जब हमारी मदर की डेथ हुई तो हम सब भाइयों ने बहनों ने मिलकर सोचा कि कुछ ऐसा कुछ काम क्यों ना किया जाए जो एक समाज के लिए, सब पूरे समाज के लिए जिसका इस्तेमाल हो। तो हमने आपसे निर्णय से एक धर्मशाला बनाने की सोची और भगवान की कृपा से आप सभी लोगों के सहयोग से 2016 में वो धर्मशाला बनकर तैयार हुई और हमने उसको मंदिर को समर्पित कर दिया। अच्छा टमटा जी, जब आप लंबे समय से जब समाज सेवा में सक्रिय थे तो फिर अचानक आपने राजनीति में आने का फैसला क्यों किया? जब आप वहाँ सब कुछ आप कर ही रहे थे, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि करीब 4.5 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ। तो कई लोग मेरे पास, जो भी कर्मठ लोग हैं, जो सियाने लोग हैं, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप समाज सेवा कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा खुलकर राजनीति में आए तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि नेचुरल है कि जब आप राजनीति में आते हैं तो आपके पास एक थोड़ा काम करने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है, थोड़ा एक पावर आपके पास आ जाती है जिसका आप सदुपयोग करके क्षेत्र के लिए और अच्छा काम कर सकते हैं। और इसी बात से हमें प्रेरणा मिली है और हमने सोचा कि जब हम समाज सेवा कर ही रहे हैं तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए और राजनीति में आकर भी हम लोग समाज सेवा कर सकते हैं। क्योंकि राजनीति बुरी नहीं होती है, राजनेता बुरा हो सकता है, राजनीति कहीं भी बुरी नहीं होती है। तो हमें भी लगा कि ये क्षेत्र की जनता की एक मांग है, तो उनकी मांग जैसी भी हमें लगा कि जब खुल के लोग हमें इस बारे में राजनीतिक क्षेत्र में देखना चाहते हैं तो हमने परिवार में ही हमारा निर्णय हुआ और मैंने सोचा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में एंटर करूँ। अच्छा, आप जो कांग्रेस में आप सक्रिय हैं, माना जा रहा है कि आप शायद कांग्रेस से टिकट की भी डिमांड रखेंगे, आपके जो समर्थक हैं वो आपके लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, तो लेकिन आपके जो विरोधी हैं, जो अन्य जो दावेदार हैं, वो एक इस तरह का आरोप लगाते हैं कि आप जो हैं राजनीतिज्ञ नहीं हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि राजनीति एक विषय है, एक सब्जेक्ट है, और ये कहना राजनीतिज्ञ होना कोई बहुत बड़ा एक मैं नहीं मानता कि कोई आपका उसमें कोई विशेष एडवांटेज हो आपका। और आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी जी जब राजनीति में आए थे वो एक एडवोकेट थे, देश सेवा उन्होंने करी है। आप उसको आप राजनीति समझ लीजिए या देश सेवा समझ लीजिए, राजनीति में आकर भी आप देश सेवा कर सकते हैं। और 4.5 साल से मैं यहाँ सक्रिय हूँ और अपने लोगों के बीच में मिलजुल के रहता हूँ। तो लोगों की एक चाहत थी कि आप राजनीति में आके अगर इस काम को करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हमने सोचा क्यों ना राजनीति में आया जाए। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, हमारा पूरा परिवार ही कांग्रेसी रहा है और मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं कि मैं कांग्रेसी हूँ। हाँ, ये इच्छा होती है लोगों की भाई आप अभी तक तो हम एक समाज सेवा के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन हमारे मेरे जो पेरेंट्स थे, हमारे जो पूरी परिवार है वो कांग्रेसी है। और इस बात को अगर मुझे साबित करना था तो मैंने कहा ठीक है, मैं कांग्रेस के झंडे तले आता हूँ और मैं आया हूँ। अब किसी को ये शक नहीं है कि मैं कांग्रेसी नहीं हूँ। अगर ये पहचान झंडा लेकर साथ चलने की से अगर पहचान बनती है तो मैंने उस बात को पूरा किया है। और हम शुरू से ही कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। खासकर जो विरोध की बात आती है, देखिए विरोधी हर आदमी का एक मैं कहता हूँ राजनीतिक संविधान के हिसाब से कोई हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। और ख़ासकर अगर मेरे लिए लोग कहते हैं कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आइए तो मेरा भी विशेषाधिकार बनता है और कोई भी आदमी चुनाव खुल के लड़ सकता है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। और मैं तो अभी तक अपना विरोधी किसी को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक टिकट के लिए कई लोग दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी में दावेदारी करना कोई बूढ़ा हाँ, ये दावेदारी है। और अब कुछ लोगों को लगता है कि मैं सक्रिय रूप से आ रहा हूँ, तो मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आ रहा हूँ, ये मेरा मकसद है। अच्छा सर, ये जो बागेश्वर में आप पिछले 4-5 साल से सक्रिय हैं, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र में आपको कमी लगती है? विकास का मॉडल आपके दिमाग में क्या है? बागेश्वर के डेवलपमेंट के लिए आपके पास क्या खाका है? देखिए, इस 4-4.5 साल के अंदर मैंने करीब बागेश्वर विधानसभा को अच्छी तरह मैंने देखा है। मैं देखता हूँ यहाँ पर आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, एक हॉस्पिटल बैजनाथ का हॉस्पिटल है जो कि मेरे घर के नज़दीक है, पिछले 50 साल से मैं देख रहा हूँ। और 50 साल पहले जो हॉस्पिटल था आज भी वही बना हुआ है। और देखा जाए तो वहाँ पर एक सिंपल डिलीवरी केस को भी रेफ़र कर दिया जाता है। आपको मालूम होगा कि पहाड़ के अंदर ऐसी कोई भयंकर बीमारियाँ नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरी जो बीमारियाँ यहाँ के लोगों में आम देखी हैं, खांसी जुकाम बुखार ही रहता है और डिलीवरी का मामला होता है। लेकिन जहाँ तो कोई एक्सीडेंट के केस है, एक्सीडेंट आप मान सकते हैं, वो जो कि एक्सीडेंट कहीं भी और एक्सीडेंटल हो गए या कहीं हड्डी टूटने का मामला हो सकता है, तो ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं। और इस अस्पताल को मैं देख रहा हूँ कि ये अस्पताल अब अपने आप में कहीं भी इस हिसाब से इक्विप्ड नहीं है कि वो इस टाइप के केसेस में हैंडल करिए जाएँ। मैं यहाँ पर जो भी डॉक्टर्स हैं, मैं उनकी काबिलियत को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर उनके पास इक्विपमेंट नहीं होंगे तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, टेक्नीशियन नहीं हैं, एक्सरे मशीन है, टेक्नीशियन नहीं है। हॉस्पिटल का है या बैजनाथ हॉस्पिटल का? देखो, मैं ये बात है, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बैजनाथ से भी केसेस रेफ़र किए जाते हैं और यहाँ तक कि जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ से भी केसेस को रेफ़र किया। ये अपने आप में एक रेफर सेंटर बन के रह चुके हैं। डॉक्टर्स हैं, उनकी काबिलियत है, अगर उन्होंने MBBS किया हुआ है, MD किया हुआ है, दे आर क्वालिफाइड एनफ। अगर अपनी वो काबिलियत को साबित करने में नाकाम है तो मुझे बड़ा दुख होता है। अगर वो सिर्फ ये देख के कि इस केसेस को हैंडल करने बजाय इसको अल्मोड़ा रेफ़र कर दीजिए या हल्द्वानी रेफ़र कर दीजिए, दिस इज़ नॉट एनफ। मेरी पूरी कोशिश है कि जो स्वास्थ्य संबंधी जो भी जितना भी अच्छा हो सकता है उसको अच्छे से अच्छा किया जाए। शिक्षा की बात करें, दुनिया भर के इंटर कॉलेज यहाँ खुले हुए हैं, और लेकिन आप देखेंगे कुछ सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो कई इंटर कॉलेज के अंदर है ही नहीं। जहाँ कॉलेज बने हुए हैं वहाँ पर पूरा स्टाफ नहीं है। मैंने देखा है कि बच्चे 2-2, 2.5-2, 3-3 घंटे चलकर स्कूल आते हैं, और आप लगाइए ऑन एन एवरेज उनका 5 घंटे तो सिर्फ स्कूल आने में लगता है। अगर उन बच्चों के लिए इंटर कॉलेज के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके आसपास ही अगर उनकी हॉस्टल फैसिलिटी बना दी जाए तो बच्चे क्या है कि हफ्ता 10 दिन में जाके अपने पेरेंट्स को मिल सकते हैं, या उनके पेरेंट्स उनको आके मिल सकते हैं। जो उनका टाइम आने जाने में लगता है वो टाइम बच सकता है, जिसका वो अच्छे से अच्छा इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। गरुड़ के अंदर आप देखिए डिग्री कॉलेज बनते बनते मेरे ख्याल से करीब 5-7 साल हो चुके हैं। अब यहाँ से बच्चे जो डिग्री कॉलेज जो पास आउट करते हैं इंटर कॉलेज के बाद, उनको पढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है।
तो इस डिग्री कॉलेज को जितना भी है इसको टाइमली इसको कंप्लीट किया जाए, और जितना स्टाफ है बच्चों के हिसाब से जो जो कोर्सेज वो प्रेफर करना चाहते हैं ये सारे कोर्सेज डिग्री कॉलेज के अंदर होने चाहिए, और पूरा स्टाफ होना चाहिए। क्योंकि गरुड़ जो बागेश्वर विधानसभा काफ़ी बड़ी है, और गरुड़ से इतना आसान नहीं है कि बच्चे पढ़ने के लिए बागेश्वर आएँ। गरुड़ ब्लॉक के अंदर डिग्री कॉलेज होना चाहिए, और जो भी शिक्षा है उसमें मैंने देखा कि बहुत सुधार की ज़रूरत है। एंड मेरी पहली जो प्राथमिकता है वो शिक्षा स्वास्थ्य की है, वो इसमें सुधार की ज़रूरत है। और देखेंगे आप उत्तराखंड के अंदर कोई पानी कमी नहीं है, उत्तराखंड के पानी से ही आप देखेंगे पूरा दिल्ली जैसा महानगर पलता है। उसके बावजूद भी उत्तराखंड के अंदर आप देखेंगे कि पानी के लिए लोग तरसते हैं। पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि दुनिया भर के नदियाँ यहाँ बहती हैं, गधेरे से पानी बहता है। अगर उसको टाइमली स्टोरेज करके अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, चाहे आप पानी 1 घंटा दीजिए 2 घंटा दीजिए, लेकिन पानी पर सबका अधिकार है। और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो बेसिक सुविधा है वो लोगों को दी जाए। ऊपर से आप देखेंगे पिछले 10-12 साल से उत्तराखंड के अंदर, खासकर मैं अगर बात करता हूँ बागेश्वर ब्लॉक की या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की, बदलों के आतंक से लोग परेशान हैं। लोग कई बार आप सरकार को लिख चुके हैं कि भाई इसके बारे में आपको समाधान निकालिए, लेकिन सरकार इसके बारे में बिल्कुल भी मतलब सीरियसली नहीं सोच रही है। और जिसके चलते जो है लोग खेती बाड़ी से उनका मुँह भंग होता जा रहा है। इतनी लागत उनको लगती है, उसके बावजूद उनको मिलता क्या है। तो मेरी जो पहली प्रायोरिटी है यहाँ की जो उत्पाद हैं उसका स्टोरेज किया जाए, उनका भंडारण किया जाए, और उसका यहीं पर ही उसका अच्छा इस्तेमाल किया जाए। जो किसान है जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं उनको अच्छा दाम मिल सकता है। जी ठीक है। सर आप भी कांग्रेस पार्टी से विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, आपके समर्थक लगातार इस कोशिश में हैं टिकट मांगने के लिए। यहाँ ऑलरेडी जबकि 2 लोग, एक जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा वो भी दावेदारी में है, इससे पहले जो टिकट लेने से चूक गए थे वो भी दावेदारी में हैं, पूर्व मंत्री के पुत्र भी हैं वो। तो आपको कितना विश्वास है कि हाईकमान आप पर दांव लगाएगा या आपको टिकट मिलेगा? देखिए, ये डिसीजन हाईकमांड के लेवल पर होता है, और मुझे लगता है जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो एक इंटरनल सर्वे भी जरूर करती होंगी। और मेरी पूरी कोशिश है कि जब भी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एक इंटरनल सर्वे के बेस पे होना चाहिए। और उसके बाद भी जो भी पार्टी का हाईकमान का डिसीजन होता है, मेरे ख्याल से एक मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो डिसीजन हाईकमान करेगी उसको सबको मानना चाहिए, ताकि जो भी है, क्योंकि पहली जो प्राथमिकता होती है वो पार्टी को जिताने की होती है। क्योंकि कैंडिडेट जीतने के बाद ही आप सरकार बना सकते हैं, लेकिन पहली पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी पार्टी के लिए आप काम करें, अपनी पार्टी को आप जिताने की कोशिश करें। हाईकमान जिस पर भी दाव खेलेगा, और मेरी कोशिश है कि सब लोग मिलजुल के काम करें। और मुझे मालूम है मैं पिछले 15 साल से इस क्षेत्र से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं जीता है, और पिछली बारी बालकृष्ण जी को टिकट मिला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत पाए थे। इस बारी भी 2-3 दावेदार बागेश्वर विधानसभा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और हाईकमान जिसको भी टिकट देता है तो सबकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हाईकमान ने जो फैसला किया उसको माना जाए, और सब लोग मिलजुल कर जो है पार्टी को जिताने के लिए काम किया। आपको अपने बारे में कितना विश्वास है कि आपको टिकट मिलेगा? देखिए, हर आदमी आत्मविश्वासी होता है, हर आदमी को विश्वास होता है। और मेरी भी पूरी कोशिश है कि अगर टिकट मुझे मिलता है तो मैं पार्टी के लिए जीत करके दिखाऊं। और अगर आपको टिकट नहीं मिला तो क्या होगा? देखिए, अगर टिकट नहीं मिलता है तो जिसको भी टिकट पार्टी हाईकमान देगी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस कैंडिडेट के पीछे हम लोग जी जान से कोशिश करें। और मुझे पार्टी को जिताने में मेरा पहली प्राथमिकता है, और जिसको भी हाईकमान टिकट देगा बस मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी दावेदार हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो सब उसको सपोर्ट किया जाए, ताकि इस बारी जो है ये 15 साल का जो सूखा है उसको मिटाया जाए। अच्छा, राजनीति में सर 2 प्लान चलते हैं, प्लान ए, प्लान बी। अगर टिकट मिला तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिला तो फिर हम इस जगह पर समझौता करेंगे। तो आपके पास प्लान बी भी क्या है? अगर है आपके पास प्लान बी? देखिए, प्लान बी अगर आपको टिकट नहीं मिलता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं। आपका जो भी आप पार्टी का कैंडिडेट होगा, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए उसको जिताने के लिए। और पूरी कोशिश आपकी होनी चाहिए कि संगठन को मजबूत करने की। हर कार्यकर्ता से मैं एक ही अपील करूंगा कि वो निरंतर काम करता रहे। और जिस प्रकार अभी 15 साल से जो कांग्रेस के सूखा रहा, अब मेरी पूरी कोशिश है कि विरोधी पार्टियों को वो सूखा झेलने को मिले। अच्छा सर, 15 साल से बागेश्वर सीट पर जो है बीजेपी का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर 15 साल से जीत रही है। तो मुख्य मुकाबला आप किससे मानते हैं? बीच में यहाँ पर क्या है कि आम आदमी पार्टी भी बागेश्वर में सक्रिय है, बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर बहुत सक्रिय रूप में रहती है। तो आप मुख्य मुकाबला किससे मानेंगे? देखिए, जहाँ तक
अगर प्रतिनिधि की बात करते हैं तो इस समय जो मुख्य विपक्षी दल है वो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो सिटिंग विधायक यहाँ से हैं और सरकार उनकी यहाँ पर है। लेकिन पिछले देखा जाए तो 7-8 साल से आम आदमी पार्टी भी अच्छी पार्टी उभर के आ रही है। जिस प्रकार आप देखेंगे दिल्ली में लगातार 3 बार उन्होंने जीत हासिल करी है और पंजाब में भी उन्होंने कुछ अच्छा करके दिखाया है। तो उसी बेस पर उन्होंने कोशिश करी है कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में अपनी किस्मत आजमाया जाए। तो राजनीति के अंदर किसी को भी लाइटली नहीं ले सकते हैं और मैंने देखा है कि आम आदमी पार्टी भी इसमें काफ़ी जोर शोर से प्रचार कर रही है। लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद मानूंगा कि अगर मेन विपक्षी दल की बात करें तो मैं मानता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमारे विपक्षी मुख्य भूमिका में है। सर, लंबे समय से आप सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और ये कोरोना काल चल रहा है, पिछले 1.5-2 साल से लगातार कोरोना है, तो किस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं? वर्तमान में क्या कर रहे हैं आप लोगों के लिए? तो देखा होगा लास्ट ईयर मार्च के बाद से देश जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा है और अभी भी एक आशंका बनी हुई है कि कहीं तीसरी लहर आकर दोबारा वो लोगों के दिल में दहशत न पैदा कर दे। और जब से मैंने देखा है कि लास्ट ईयर मार्च से कोरोना काफ़ी ज़्यादा एक महामारी के रूप में फैला है, तो लास्ट ईयर भी मैंने देखा कि लोग क्योंकि लास्ट ईयर से ही लोग आपने देखा होगा कि जो है लोगों का पलायन जो है, रिवर्स पलायन जिसको हम बोलते हैं, जो लोग बाहर काम करते थे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, उन्होंने अपने क्षेत्र में वापसी आने की पूरी कोशिश करी और कई लोग जो हैं उनको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। तो उनको लगा होगा कि शहरों में उनका गुजारा नहीं चल सकता, तो वो अपने उत्तराखंड की तरफ उन्होंने वापसी करी है। मैंने देखा कई लोग की नौकरी छूटी है, तो मेरी पूरी कोशिश थी हर संभव जितना मैं प्रयास मेरा चलता रहा कि जो बेरोजगार हो चुके हैं, जो असहाय हैं, उनको जितना भी मदद कर सकता हूँ मैंने करने की कोशिश करी है। और पिछले 1.5 साल से गरीब जनता के बीच में, विकलांगों के बीच में जाके, महिलाओं के बीच में जाके मैंने राशन किट में बांटी है। आप मानेंगे नहीं, पिछले 1.5 साल के अंदर करीब मैंने 1200 से लेकर 1500 लोगों को राशन वितरित किया है। और देखेंगे अभी इस साल ही मैंने दुनाई में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिया है। जिन लोगों के मकान बरसात में चूते हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि उनके पास पहुँच के उनके मकानों को ढकने कम से कम पॉलीथीन दिया जाए। और अभी कुछ लोगों से मुझे मालूम चला कि कुछ लोग असहाय हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो उनके लिए मैं कुछ वॉकर भी लेके आया हूँ। और मेरी हर संभव कोशिश है कि अगर भगवान की तरफ से भगवान ने हमें कुछ इस लायक बनाया है कि हम कुछ गरीबों की मदद कर पाएँ, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है। हमारे परिवार का एक ही ध्येय है कि हमारी तरफ से जितना भी संभव हो सके हम गरीबों की मदद करें, क्योंकि हम करने वाले कोई नहीं है, हम तो एक जरिया हैं। अगर आज समाज ने भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितना हमसे हो सकेगा हम गरीबों की मदद करेंगे, जितने विकलांग हैं उनकी मदद करेंगे, विधवाएं उनकी मदद करेंगे, जितना भी हम लोग कर सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा सर, आपके विरोधी थोड़ा ये भी आरोप लगाते हैं कि जो आप जो सक्रिय हैं, जो ये आप राशन इत्यादि जो वितरित कर रहे हैं, तो ये चुनावों तक ही सीमित है। तो आपको लगता है कि अगर टिकट नहीं मिला तो चुनाव बाद भी आप ये सामाजिक कार्य जारी रखेंगे? देखिए, सामाजिक जो कार्य होता है वो निरंतर चलते रहना चाहिए और चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपने आप को सीमित करते हैं, देन फिर आप एक समाज सेवी नहीं हैं। एक समाज सेवी के लिए राजनीतिक पद इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो एक वो चरित्र में होता है। हमारे परिवार की शुरू से हमारे माँ बाप की एक ही शिक्षा रही है कि बेटा आप लोग जितना भी हो सके समाज के लिए करिए, और उस बात को हम लोग जारी रखें। और अपने माँ बाप का जो भी हमें आदेश है या जो उनकी तरफ से जो भी हमें शिक्षा मिली है या आप उनका आशीर्वाद है कि आज हम लोग समाज की सेवा कर पा रहे हैं, समाज लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, तो हमारी पूरी कोशिश है ताउम्र ये जारी रहेगा। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता गरुड़ क्षेत्र में सक्रिय, बागेश्वर जिले में जो सक्रिय हैं भैरवनाथ टमटा जी। उनका स्पष्ट मानना है कि राजनीति उनके लिए एक प्रोफेशन नहीं है बल्कि एक सामाजिक कार्य का जरिया है। उनका मानना है कि अगर टिकट मिला तो ठीक है, वो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर टिकट नहीं भी मिला तो वो हाईकमान का जो भी आदेश होगा, जो भी वो निर्धारण करेगा, जिसको भी वो टिकट देगा, उसके लिए जी जान से वो मैदान में उतरेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे।